की खबर है, जहां देहरादून में आज कांग्रेस का हल्ला बोल होगा, जहां कांग्रेस महिला विंग जो है प्रदर्शन करने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जाएगा। एक रैली निकाली जाएगी, दोपहर 12 बजे से ये रैली निकाली जाएगी। प्रदेश मुख्यालय से राजपुर रोड घंटा घर तक कांग्रेस की ये रैली निकाली जाएगी, ये खबर आ रही है। तो देखिए, कांग्रेस की घेरेबंदी होगी। देहरादून यानी राजधानी में आज कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। महिलाओं ने मोर्चा संभाला है कांग्रेस की ओर से। महिला विंग आज प्रदर्शन करने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा को भी लेकर के ये प्रदर्शन किया जाना है। ये रूट तैयार है जहां से ये रैली निकाली जाएगी। दोपहर 12 बजे से शुरुआत हो जानी है और कहां से ये रैली गुजरेगी ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देहरादून से इसी बीच एक बड़ी खबर, आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस की पीसी होगी। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखने वाली बात होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कहा जाता है। 1:30 बजे कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं विकास नगर की तस्वीर। विकास नगर के चक्राता में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और बारिश का पानी गांव तक जा पहुंचा है। मकानों की सुरक्षा भी अब खतरे में है और किस कदर खतरे में है अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगाइए। बारिश के बाद मलबे वाला ये पानी बहता आपको बड़ी तेजी से दिखाई दे रहा है और ये पानी गांव तक पहुंच चुका है। आप देखें, घरों की सीढ़ियों से होता हुआ, गुजरता हुआ ये दाखिल हो चुका है मलबे वाला पानी और पूरे गांव में फैलने के बाद अब बाढ़ जैसे हालात और मुसीबत। और ये तस्वीरें डरावनी होती हैं गांव में रहने वाले लोगों के लिए, जहां ये बहता हुआ पानी, इसके शोर से वो सो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पानी अगर बढ़ता चला गया तो बाढ़ का पानी न सिर्फ गांव में दाखिल होगा, लेकिन इसके प्रवाह से डर भी है। मकान के लिए खतरा बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए बारिश से लोगों की परेशानियां यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। विकास नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो बारिश है वो अब लोगों के लिए आफत की बारिश बन चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खटीमा से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उत्तराखंड में व्यापार को बढ़ाना है, हमारी सरकार राज्य के लिए रोड मैप बना रही है। उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाना है। 2025 में राज्य का स्थापना दिवस है, सीएम ने ये बात कही है। तो पुष्कर सिंह धामी का ये बयान, उत्तराखंड में व्यापार को बढ़ाना है, क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। जहां भी सरकार की जरूरत पड़ेगी सरकार आपके साथ खड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने ये तय किया है कि हम हर क्षेत्र में राज्य का रेवेन्यू भी हम बढ़ाना चाहते हैं। आज हमारा बजट 65,000 करोड़ रुपए का है, उसको आगे बढ़ाना है। हर क्षेत्र में राजस्व की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। हमारे बजट से पहले हम लोगों से संवाद कर रहे हैं। हर विभाग में आय कैसे बढ़े, राजस्व कैसे बढ़े, उस दिशा में भी हमको काम करना है, क्योंकि अगर हमको हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होना है तो हमको व्यापार बढ़ाना होगा। व्यापार के साथ साथ इसके रास्ते बढ़ाने होंगे, कैसे व्यापार बढ़ेगा। अगर आप सबका व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से व्यापार से होने वाली जो कर हैं, जो राज्य सरकारों को मिलते हैं, वह भी बढ़ेंगे और वो बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बजट बढ़ेगा और बजट बढ़ेगा तो विकास के रास्ते भी खुलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर आप राजधानी देहरादून में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। शोध में राजधानी देहरादून के आसपास के क्षेत्र के पानी के जो सैंपल है, नमूने हैं, वो फेल पाए गए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन इलाकों में पानी पीने योग्य नहीं है। देहरादून में पानी पर हुए शोध पर चौंकाने वाली बात सामने आई है। रिसर्च में पता चला है कि देहरादून के ज्यादातर इलाकों में पीने योग्य पानी नहीं है। शोध में देहरादून के सभी वार्डों से 97 स्थानों के नमूने लिए गए थे, जिनमें 90 स्थानों पर पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है। पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरीन पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। शोध में मंत्रियों के आवास, डीएम आवास के आसपास पानी के नमूने फेल हो गए। इसके साथ ही सचिवालय, विधानसभा के पास पानी पीने योग्य नहीं है। बंजारा बस्ती, केवल विहार, सहस्त्रधारा, भंडारी बाग, पटेल नगर में पानी में क्लोरीन की मात्रा मानकों से ज्यादा है।
70 वार्ड के 97 जगहों पे हमने पानी के सैंपल लिए, जिसमें 92% जो नमूने हैं वो पीने योग्य नहीं हैं। कहीं पे क्लोरीनेशन कम है, कहीं पे आप देखेंगे फीकल कॉलीफॉर्म है, कहीं पे हार्ड, तो पूरा देहरादून का पानी हार्ड है ये है। इसमें हमने वीआईपी जैसे एमएलए हैं, खजानदास जी हैं, विनोद चमोली जी हैं, इनके यहाँ से लिए नमूने, जिलाधिकारी जी के जिला जज के यहाँ से लिए, सतपाल महाराज जी के यहाँ से लिए हैं। इनके यहाँ सबके देखिए आप क्लोरीनेशन जानिए, शुद्ध पानी इनके यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। आमजन तो है ही है। बंजारा बस्ती है, वहाँ सबसे ज़्यादा फीकल कॉलीफॉर्म और टोटल कॉलीफॉर्म पाया जाता है। हार्ड वाटर तो है ही है। दूषित पानी इंसान की सेहत पर भी असर डालता है। दूषित पानी से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जल जनित रोग जो कि जीवाणु, विषाणु और परजीवियों की वजह से हो जाते हैं। इसमें पेट संबंधी रोग सबसे आगे हैं, लिवर के रोग हैं, जिसमें गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया, उल्टी, अपच, टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए, या जिसे हम सामान्य भाषा में पीलिया कहते हैं। अगर आप देहरादून के आसपास रहते हैं तो आपको अब सावधान हो जाने की जरूरत है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप जो आरओ का पानी पी रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक हो, क्योंकि देखने में ये भी आया है कि ज्यादातर आरओ से पानी के जरूरी मिनरल्स और पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ये वो चीजें हैं जो सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसे में ये भी जरूरी है कि आप जो आरओ खरीदते हैं उसके बारे में ठीक से जान लें। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन करेंगे। दोपहर 12 बजे से अल्मोड़ा शहीद पार्क से पंत पार्क तक केंद्र सरकार के अग्निपथ के विरोध में पद यात्रा में वो शामिल होंगे। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हरीश रावत के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन करती भी रही है। अब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और आज हरीश रावत भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, टिहरी डैम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय तक जा पहुंचा है। इसे ले जाया गया है, जिसे लेकर के यूजेवीएनएल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के माध्यम से पीएम से अनुरोध किया है। जो 25% शेयर उत्तर प्रदेश को मिल रहा है उसे उत्तराखंड को ट्रांसफर कर दिया जाए। टीएचडीसी से हो रहे बिजली उत्पादन का महज राज्य को 12% हिस्सा ही मिल पाता है, जबकि यूपी को 25% हिस्सा दिया जा रहा है। ऐसे में ये मांग अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची हुई है। इस फाइल को पहुंचाया गया है। हमें 12% फ्री पावर मिल रहा है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का शेयर है टीएचडीसी के अंदर वो 25% का है। वो उस पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये अनुरोध किया है कि जो 25% का शेयर होल्डिंग उत्तर प्रदेश की है, चूँकि टीएचडीसी का रजिस्टर्ड ऑफिस ऋषिकेश में अवस्थित है, तो ये शेयर उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में एक 7 साल की बच्ची के अपहरण से सनसनी फैल गई। पुलिस फौरन हरकत में आई और 2 घंटे के अंदर ही बच्ची को बरामद कर लिया गया। एसएसपी का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। तो अगवा की गई बच्ची को बरामद किया गया है। हल्द्वानी से मामला सामने आया है, जहां 7 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था। पुलिस फौरन एक्शन में आई और बच्ची को बरामद किया गया है। बच्ची के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई है और इस सूचना को प्राप्त होते ही पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर बच्ची को बरामद कर लिया। सीसीटीवी फुटेजों का इसमें अवलोकन करके बच्ची तक पुलिस पहुंची है और बच्ची से भी सीडब्ल्यूसी पूछताछ कर रही है और आगे जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो देखिए, बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है और इसी को लेकर हल्द्वानी में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है, बातचीत की है। साथ ही ये निर्देश दिए हैं कि फॉगिंग और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाएं, ताकि वक्त रहते डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या पर नियंत्रण रह सके। और देखिए, डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य महकमे को ये अलर्ट जारी किया गया है कि तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखिए। अगर चाहे प्रिकॉशन की बात की जाए या फिर डेंगू का प्रकोप फैल जाता है तो ट्रीटमेंट की बात की जाए, लेकिन हमेशा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए डीएम की बैठक बुलाई गई। तमाम स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी मौजूद रहे, उनको ये निर्देशित किया गया, फॉगिंग कराइए, इलाके में साफ सफाई बनाए रखिए,
पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए खुद, क्योंकि घरों में इकट्ठा पानी घर वालों को ही हटाना होगा। इसके लिए जागरूकता फैलानी होगी। इसी से संबंधित तमाम प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई, बातचीत हुई, सर्कुलेट किया गया कि ये व्यवस्थाएं पहले से ही दुरुस्त कर ली जाए। चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अस्पतालों के निरीक्षण करके डेंगू के लिए अलग से वार्ड और अलग से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, या फिर डेंगू के रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठा लें, जैसे कि फॉगिंग, लोगों के भीतर जागरूकता। ये दोनों चीजें बेहद अहम हैं। और हमने देखा है कि उत्तराखंड में अक्सर बारिश या उतरता हुआ मॉनसून डेंगू के प्रकोप को लेकर के आता है। अब आपको दिखाएंगे आगरा के बदमाश वाली खबर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की हर जरूरी खबर सुपरफास्ट अंदाज में। उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दे रही धामी सरकार। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बोले संस्कृत विद्यालय को बंद नहीं होने दिया जाएगा। खाली हाथ लौटी गाइड का शव लेने गई रेस्क्यू टीम। बागेश्वर के कपकोट में खराब मौसम बना रोड़ा। रुड़की में राज्य कर विभाग की टीम ने शहर में की छापेमारी, कई जगह पर जीएसटी चोरी को पकड़ा गया। चमोली के भेटी मोटर मार्ग में बारिश की वजह से गिरा पेड़, महिला ने भागकर जान बचाई। रामनगर में बरसाती नालों के उफान के बाद भी लोग बरत रहे हैं लापरवाही। चेतावनी बोर्ड के बाद भी पुलिस और लोग कर रहे हैं अनदेखी। देहरादून के विकास नगर में जोरदार बारिश ने बढ़ाई लोगों की चिंता। तेज बहाव की वजह से मकानों के गिरने का खतरा मंडराया। बद्रीनाथ हाईवे का हिस्सा टूटने से कर्णप्रयाग में थमी यात्रा। वाहनों की नहीं हो पा रही है आवाजाही। हाईवे को खुलवाने में प्रशासन जुटा। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर का जिला अस्पताल, जहां इस वक्त मरीजों की भरमार है, वहां एंटीबायोटिक सहित तमाम दवाएं खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से मरीजों को मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। कहने को जिला अस्पताल, लेकिन दर्द का मरहम तक नहीं। यह हकीकत है हमीरपुर के जिला अस्पताल की, जहां एंटीबायोटिक समेत तमाम दवाएं खत्म हो गई हैं। इसकी वजह से मरीज बाहर से दवा खरीदने पर मजबूर हैं। जी सर, कुछ दवा अंदर से मिली है, कुछ में दवा बाहर से लिखी गई है, तो बाहर से ला रहे हैं। जिला अस्पताल में हर रोज 700 से 800 मरीज पहुंचते हैं। इसमें गरीब लोगों की तादाद ज्यादा है, जिन्हें उम्मीद होती है कि सरकारी अस्पताल में सारी दवाइयां मिल जाएंगी, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि बाहर से दवाइयां खरीद सकें। जब अस्पताल में दवाइयों की कमी का सवाल अस्पताल प्रशासन के सामने उठाया गया, तो उन्होंने माना कि दवाइयों की काफी किल्लत है। इस समय अस्पताल में थोड़ी दवाइयों की कमी, एंटीबायोटिक हमारे जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रहे। हम बराबर डिमांड लेटर भेज रहे हैं कॉर्पोरेशन को, लेकिन एंटीबायोटिक हमें अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। वही कमी आ रही है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कमी हमारी एमॉक्सिसिलिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, मेट्रोजिल है, रैंटिडीन है, और एमकासिन इंजेक्शन आ गया सप्लाई में, लेकिन जेंटामाइसिन नहीं आया अभी। तो इसी तरह काम चला रहे हैं। मौसम के बदलते रुख के बाद खांसी, जुकाम, बुखार और उल्टी दस्त के मरीज बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में दवाइयां ना मिलने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल जल्द दवाइयों की किल्लत दूर करने का दावा भी कर रहा है। एबीपी गंगा के लिए हमीरपुर से अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर है आगरा से, जहां पेशी के दौरान फरार हुए गैंगस्टर विनय श्रोतिया पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया है। जिन सिपाहियों को निलंबित किया गया है, उनके नाम अनुज प्रताप, अनुराग राणा है। तो देखिए, एक गैंगस्टर के फरार होने के बाद अब एक्शन लिया गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 50,000 का इनाम घोषित किया गया है फरार कैदी विनय श्रोतिया पर। सुनवाई के दौरान आपको बताएं कि पुलिस के चंगुल से यह फरार हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में मृतकों को भी किसान सम्मान निधि दे दी गई है। मामला हैरान करने वाला है, लेकिन ऑडिट के दौरान यह खुलासा हुआ है कि हजारों किसानों की मौत के बाद भी उनके खातों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि भेज दी गई है। फिरोजाबाद में किसान सम्मान निधि योजना के सत्यापन के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।
जिन किसानों का सत्यापन हुआ है उनमें 9,284 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सम्मान राशि लगातार उनके खातों में पहुंच रही है। विभाग वसूली के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी में है। ऐसे किसान जो मृत हो गए हैं इसमें हमको जनपद की वरासत दर्ज की गई है, वो लगभग 9,228 किसान हैं और इसमें सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। जिन ऐसे किसान जिनको पीएम किसान मिल रही है और वरासत दर्ज हो गई है तो उनका जो है पेमेंट को हमें स्टॉप करना है और उनसे जो पैसा उनकी मृत्यु के दिनांक के बाद गया है उसकी वसूली की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये मिलते हैं। 2,000 रुपये की 3 किश्तों में ये धन राशि लाभार्थी किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है, लेकिन कृषि विभाग की लापरवाही की वजह से ये सम्मान निधि ऐसे किसानों के खातों में भेज दी गई जिनकी मौत हो चुकी है। जब ये मामला सामने आया तो प्रशासन कार्रवाई में जुट गया। फिरोजाबाद की बात करें तो यहां 2,60,000 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। मामला तब सामने आया जब विभाग ने आधार कार्डों के सत्यापन का काम शुरू किया। एबीपी गंगा के लिए फिरोजाबाद से कृष्ण पोरवाल की रिपोर्ट। देखिए, बड़ी खबर आ रही है अमरोहा से। मामूली विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और जिस शख्स पर हमला हुआ वो मुरादाबाद से अमरोहा की ओर लौट रहा था, तभी उसकी गर्दन पर वार किया गया। हालत गंभीर बताई जा रही है युवक की। तो जहां एक शख्स के गर्दन पर धारदार हथियार से वार किया गया है, मुरादाबाद से ये शख्स लौट रहा था। हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। अमरोहा से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। 2 समुदाय के बीच का यह मामला हो सकता है, जिसकी वजह से अब पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि मामले के बढ़ने पर माहौल और खराब ना हो सके। अमरोहा से ये खबर है, युवक पर जानलेवा हमला, इसके बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी की सख्ती के बाद अब बस्ती के डीएम भी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। भूमाफिया के खिलाफ डीएम ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसमें सरकार की जमीनों को कब्जा करने वाले भूमाफिया में हड़कंप मच गया है। यूपी में जिस तरह से अपराधियों और माफिया पर बुलडोजर चल रहा है, उसके बाद से अपराधियों और भू माफिया की नींद उड़ी हुई है। सूबे के हर जिले में प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। बस्ती में भू माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारियों ने उप जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर भू माफिया की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुरूप तहसील स्तर पर सभी एसडीएम साहिबान को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी खतौनी में सार्वजनिक संपत्ति है उसका सत्यापन सुनिश्चित करें और जहां पर भी कब्जे पाए जाते हैं उसमें कड़ी कार्रवाई करें और यदि किसी भूमाफिया की संलिप्तता पाई जाती है तो उसको भी चिन्हित करके और जो आवश्यक की कार्रवाई है एफआईआर या विधिक कार्रवाई उसको सुनिश्चित करें और उसके बाद अगले कदम के रूप में गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अब पुलिस और अधिकारी भू माफिया का कच्चा चिट्ठा जुटा रही हैं, जिससे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। पुलिस कई जगह एक्शन में दिखाई भी दी और भू माफिया के घर पर पीला पंजा चलवा दिया। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ गंगा सवेरा में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।